वेलकम टू अनसरकारी। और ये है तीसरा एपिसोड वेयर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड रिमेनिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड के लिए एक प्रेरणा है, एक सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है, और ह्यूमैनिटी एज सच इन द मॉडर्न टाइम्स वहां से क्या सीख सकती है ताकि कुछ चीजों को रिपीट ना किया जा सके। सो लाइक इन द प्रीवियस टू एपिसोड्स, आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, खुद के कीवर्ड्स नोट कीजिए, एक कनेक्टिविटी बनाइए, ट्राई टू सॉल्व आंसर्स, एंड उसके बाद भी अगर आप सोचते हैं कि यू नीड सर्टेन स्पेशलाइज्ड हेल्प एंड गाइडेंस, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हमने उसके कॉजेस की बात भी की, और जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ स्पेशली अंडर नेपोलियन जो चेंजेस हैं वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल्स। गो थ्रू देम, try to understand, even you can google little more, and again you are always welcome अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है। अब क्वेश्चन अराइजेस कि जो इम्पैक्ट था उसका और जो सिग्निफिकेंस है वो किस हद तक वर्ल्ड के सारे इवेंट्स को शेप करती है। सो स्पेशली फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर जनरल स्टडीज it becomes important because the understanding of this aspect is going to help you to write answers in general studies, even in essay, and even in the course of interview any kind of questions can be asked. So with this idea, when we see कि उसके बाद यानी नेपोलियन के बाद यदि कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आता है दैट इज द रिवोल्यूशन ऑफ 1848, जिसको फेब्रुअरी रिवोल्यूशन भी कहा गया, एंड द रीजन बीइंग सिविल अनरेस्ट, जिसकी वजह से ओरियलिस्ट रूल यानी द रूल ऑफ अ फैमिली, रूल ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू कंट्रोल द काइंड ऑफ इलिटिस्ट ग्रुप, उनको हटना पड़ा। इससे आप कहते हैं कि फ्रांस में सेकंड रिपब्लिक आया, यानी फर्स्ट रिपब्लिक तो शुरुआत में आया, ये सेकंड रिपब्लिक हो गया। नाउ लार्ज स्केल प्रोटेस्ट स्टार्टेड। डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। पेरिस में क्यों होंगे? क्योंकि पेरिस रिमेन्स द नर्व सेंटर, एंड द protest was sparked because the government went on to cancel political meetings. Crowds violent हो जाएंगी क्योंकि उन्हें जो है वो जो उनको फ्रीडम चाहिए थी, जो उनको लिबर्टी चाहिए, जो उनको पेड फॉर बैंकेट में जाने के लिए भी जो फ्रीडम चाहिए थी, अगेन आई रिपीट, वो नहीं दी जाएगी। किंग फिलिप विल बी एब्डिकेटिंग और रिपब्लिक प्रोक्लेम हो जाएगा। तो सेकंड रिपब्लिक में सोशलिस्ट आइडियाज थोड़े ज्यादा दिखाई देंगे। पहले हमने जैकोबिन्स की बात की, हमने डायरेक्टरी की बात की, हमने नेपोलियन की बात की। तो राइट टू वर्क, वर्कशॉप फॉर द अनएम्प्लॉयड, यानी कि वो आइडियल्स जिन पर मॉडर्न आइडियाज को बेस करने की बात फ्रेंच रिवॉल्यूशन कर रहा था। इंडिया में इस समय क्या हो रहा है? इंडिया में इस समय ब्रिटिश रूल अपने पीक पर जाने वाला है। इट इज द टाइम, इट इज द डिकेड जब पंजाब को एनेक्स किया जाएगा, अवध को और ज्यादा क्रम्बल किया जाएगा, और डलहौजी का रूल इंडिया में एक तरीके से स्टार्ट होगा 1856 तक। सो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट यहां पर बनती है। वी कॉल इट कंजर्वेटिव। क्यों? बिकॉज इट विल ट्राई टू रिटेन द स्टेटस क्यू, इट विल ट्राई टू रिटेन दोज एलिमेंट्स जो मेन स्ट्रीम आइडियाज को प्रमोट करते हैं। इट विल ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ नी जर्क रिएक्शंस फॉर रिवोल्यूशन, नी जर्क रिएक्शंस फॉर पुअर और फॉर अनएम्प्लॉयड और फॉर द लोअर क्लासेस। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वर्कर्स अपराइजिंग को ब्रूटली क्रश करेगी। लेकिन नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा डेमोक्रेटिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट यूरोपियन मोनार्कीज का एक जो सीजन चल रहा है वो दिखाई देगा, जिसको हम स्प्रिंग ऑफ नेशंस कहते हैं। अगर आप 21st सेंचुरी से इसको लिंक करना चाहते हैं तो गो एंड चेक अरब स्प्रिंग क्या था। यानी आइडियाज कभी मरते नहीं है, वो सिर्फ शेप चेंज करते हैं, मूवमेंट्स उठती हैं, नेशन उठते हैं, सिविलाइजेशन उठती है, फिर वो गिर जाती है। नाउ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, जिसे हम वर्किंग क्लास और लिबरल्स के लिए एक तरीके का चैलेंजिंग टाइम बोल रहे हैं, दे वर नॉट हैप्पी विद किंग लुई फिलिप एज आई ऑलरेडी सेड। तो आखिर वो चाहते क्या थे? सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। कंजर्वेटिव मेजोरिटी नेशनल असेंबली में आई है, इससे वो लोग पैनिक होंगे, वो लोग अनहैप्पी होंगे, और सोशल प्रोग्राम्स जैसे नेशनल वर्कशॉप्स की जिसकी हमने बात की उनको बंद करने की बात की जाएगी। कंजर्वेटिव मेजोरिटी वांटेड रिमूवल ऑफ रेडिकल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये आई थिंक बहुत ही प्रिडिक्टेबल स्टेप्स हैं जो यूपीएससी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से नेचुरली आपके माइंड में आएंगे एक बार आपने अगर इनको ढंग से लिख लिया। तो किंग लुई फिलिप, he will be losing control of Paris and he will be abdicating in February 24। अब जो सेकंड फ्रेंच रिपब्लिक है उसका टाइम पीरियड हमने 8 साल ही बोला है। क्यों? क्योंकि उसके बाद और चेंजेस आ जाएंगे। अब होगा क्या
न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू कम अप, एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट आ जाएंगे एंड वन हाउस लेजिस्लेचर, यानी कि और स्ट्रीमलाइनिंग हो रही है और चर्निंग हो रही है। सोशलिस्ट, थिंकर्स, फिलोसोफर्स, एकेडमिशिया, सभी लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। So the causes when we see in the longer run, as I already said, economic crisis तो शुरू से थी because France had supported American Revolution, 7 years war हुए थे, 7 years से ज़्यादा चलेंगे, वो बोला उनका 7 years war जाता है। तो इंग्लैंड के साथ जो ये कोल्ड वॉर की तरह एक सिचुएशन लंबी चली, इससे फाइनेंशियल क्राइसिस एग्रेवेट हो जाएगी। ऑन द टॉप ऑफ इट, रॉयल कोर्ट और एरिस्टोक्रेसी का एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग, ये हम पहले बात कर चुके हैं। Monarchy was perceived, please remember, perceived as corrupt and unresponsive. इसीलिए रिप्रेजेंटेशन एंड डेमोक्रेसी की बात बार बार की गई। पुअर हार्वेस्ट ऑफ 1788 वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज विच शोकेसेस, समय कोई भी हो, यदि आम आदमी एक लिमिट से ज्यादा पिसेगा, डूबेगा, कटेगा, तो अपराइजिंग होगी। इससे फूड स्कैर्सिटी हुई, प्राइसेस बढ़े, सोशल और इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस भी बढ़ते चले गए। स्टेट जनरल की मीटिंग हमने कहा 1789 में हुई और एक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली बनाई गई। क्लर्जी, नोबिलिटी, कॉमनर्स जो हैं, सबकी चर्निंग होगी और एक क्रिटिकल टाइम पीरियड राइज हो रहा है जिससे पॉलिटिकल टेंशन बढ़ेंगी, पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स की डिमांड की जाएगी। इनलाइटेंड आइडियाज, बिकॉज दे आर फोकसिंग अपॉन रीजन, इंडिविजुअल राइट्स, दे विल बी सिग्निफिकेंटली ब्रिंगिंग न्यू एंड न्यू अप्रोच टू द मासेस। तो ये मैंने आपको एक समरी दे दी कॉजेस की, जो अपने आप में की पॉइंटर्स भी हैं, सो एज टू हेल्प यू राइट। लेकिन चेंजेस क्या है? So when we had seen in our second episode that there was the government of Jacobins, कन्वेंशन आई, कन्वेंशन ने न्यू साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस भी क्रिएट किए, लेकिन उसका फोकस प्राइमरी एजुकेशन पर ज्यादा था। रिलीजियस एजुकेशन को साइडलाइन किया जाएगा और चर्च और क्लर्जी का जो प्राइमेसी है उसको भी फेड करने की कोशिश की जाएगी। यानी डायरेक्टरी जो है सिस्टम ऑफ सेंट्रल स्कूल्स को चलाएगी और पहली बार फ्रेंच में पढ़ाई होगी, ना कि लैटिन में। यानी हर जगह, हर देश में, चाहे वो कोई भी हो, वहाँ की अपनी मातृभाषा में जब तक पूर्णतः प्राइमरी टू टॉप एजुकेशन नहीं होगा, तब तक राष्ट्र भावना का प्रज्वलित होकर देश का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। रिवोल्यूशनरी वॉर्स आएंगे, एज आई ऑलरेडी सेड, पीरियोडिक मिलिट्री कैंपेन्स भी होंगे, लेकिन इसके लिए जो नई जनरेशन में जो जोश चाहिए वो कंपलसरी होगा स्कूल एजुकेशन के थ्रू। वर्किंग क्लास एंड द पुअर इन पेरिस एंड अदर लार्ज सिटीज, दे विल बी सफरिंग फ्रॉम हाई इन्फ्लेशन, इसीलिए बार 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 आप देखेंगे अनरेस्ट होगा। सो जब नेपोलियन के टाइम पीरियड में फ्रेंच इज क्रिएटिंग न्यू एंड न्यू इनरोड्स, उससे जो है एक तरीके की इनसिक्योरिटी भी क्रिएट होगी, क्योंकि जब तक नेपोलियन के टाइम पीरियड के आते आते और उनके टाइम पीरियड में आने के बाद भी कुछ समय तक, जब तक लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से स्टेबलाइज नहीं होगा, जब तक कॉमन पीपल इज गोइंग टू हैव अ स्ट्रांग बिलीफ इन द एबिलिटी ऑफ नेपोलियंस गवर्नेंस, तब तक हाईवे रॉबरी और इनसिक्योरिटी ऑफ कॉमर्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट सभी कुछ डामाडोल रहेगा। So what he is going to do? He is going to start special tribunals, and they will be putting law and order in a very very strict manner. तो इंटरनेशनल इम्पैक्ट की हमने ऑलरेडी बात की, लैटिन अमेरिका की चर्चा हमने की थी, यूरोप की चर्चा हमने ऑलरेडी की, और साथ में जो फ्रांस के आइडियाज हर जगह परकुलेट करेंगे, वो आइडियाज अफ्रीका एंड इवन इन एशिया भी आप देख सकते हैं। विद इन यूरोप देयर विल बी टेरिटोरियल चेंजेस, इसके बारे में भी हमने वाटरलू और उसके बाद की बात की, कांग्रेस ऑफ वियना की चर्चा हम अलग से करेंगे। मिलिट्री स्ट्रेटेजीज की बात है तो उसको एक कॉन्सेप्ट से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मास कॉन्स्क्रिप्शन। यानी ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इन आर्म्स विच कुड ओवरवेलम प्रोफेशनल आर्मीज विद शीर नंबर्स। यानी लगातार आपने अपने लोगों को वॉर ट्रेनिंग में झोंक दिया, मिलिटराइजेशन आप कह सकते हैं एक तरीके से। मास कॉन्स्क्रिप्शन आज भी इंडिया में नहीं है। साउथ कोरिया या फिर इजराइल या बाकी कंट्रीज में प्लीज आप देखिए क्या वहाँ मास कंस्क्रिप्शन है, और कैसे एक कंट्री अपनी आर्मी को प्रोफेशनली ट्रेन करके अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करती है।
And artistic and cultural expressions already. So romanticism, romanticism ये romance नहीं है, romanticism is a movement, romanticism is a kind of a school जो कि एक आइडिया को फॉलो करता है, और वो आइडिया आर्ट, लिटरेचर और बाकी जो हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स है उसमें दिखाई देता है, हाईलाइटिंग द थीम्स ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। इसकी चर्चा भी हमने इस एंगल से की है कि कैसे अलोंग विद डेमोक्रेसी जो फॉर्म्स ऑफ आर्ट हैं वो भी आगे बढ़ जाते हैं। सो व्हाट वी इन समरी कैन से कि फ्यूडल सिस्टम एंटायर यूरोप में अबॉलिश होता है ऑन पेपर, बट देन चर्निंग इज देयर इन इंग्लैंड, फ्रांस, दे आर द कैरियर्स। ग्लोबल इम्पैक्ट इज देयर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन इंडिया। टीपू सुल्तान ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगाएंगे। राजा राम मोहन रॉय, उनकी राइटिंग्स में, उनकी थिंकिंग में जो फ्रेंच रिवोल्यूशन के आइडियाज हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे, बट देन ही इज नॉट आस्किंग फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस एज ऑफ नाउ। ही इज ओनली सेइंग कि इंडियंस को कास्ट, क्रीड, डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर उठकर एक साथ होकर पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को लाना चाहिए। सो वो फेल नहीं हुए, एंड colonized people restarted their struggle with a renewed force. That I agree, but it is going to take a lot of time. ये देखिए एक मैप है जो आपको शोकेस करता है कि फ्रांस की एग्जैक्ट लोकेशन एंड देन अदर कंट्रीज यू कैन सी। सो फ्रॉम प्रीलिम्स एंगल ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उस भाग की जिसकी ना हमने पार्ट 1 में बात की ना पार्ट 2 में बात की, फिलोसोफर्स। Very, very important. One question is for sure, it is going to be there. So their ideas were discussed in saloons, coffee houses, through newspapers, through books, and some of the best and the most well-known philosophers की हम थोड़ी सी ब्रीफ में चर्चा करेंगे। Montesquieu believed in the separation of powers and checks and balances. Montesquieu's idea on the separation of power and checks and balances, it greatly influenced French Revolution. उनकी बुक थी स्पिरिट ऑफ लॉज, विच प्रपोज कि जो पॉलिटिकल पावर है उसका डिवीजन होना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। मॉडर्न टाइम्स में मॉन्टेस्क्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल और पॉजिटिव आइडियाज की बात करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेटिंग ऑफ पावर्स सर्व्ड एज ए मॉडल फॉर द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 जिसकी हमने बात की, विच कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो हमने फर्स्ट रिपब्लिक में देखा। सेकंड रिपब्लिक में तो आते आते बहुत ज्यादा रेडिकलाइजेशन हो जाएगा। जीन जैकस रूसो, his idea is based on social contract and popular sovereignty. So social contract वर्ड पे ध्यान दीजिए, यानी सोसाइटी का अपना एक रोल है, हम सब का अपना एक ऐसा व्यक्तित्व है जिस व्यक्तित्व के माध्यम से आप सोसाइटी के लिए कुछ चीजें करने के लिए बाध्य हैं, कुछ नहीं करने के लिए बाध्य हैं, यानी देयर इज रूल, देयर इज अ रूल ऑफ डूज एंड डोंट्स। सो पॉपुलर सोवेर्निटी का कॉन्सेप्ट एंड द आइडिया कि गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है दैट इज कमिंग फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जिसकी मैंने अभी बात की, उनके कंसेंट से ही गवर्नमेंट के डूज एंड डोंट्स शेप होते हैं। So this is going to promote revolutionary spirit, inspiring the revolution and the revolutionaries, and they are going to challenge absolute authority of the monarchy. And that is why more democratic system will be promoted. Voltaire, he is advocating freedom of speech and religious tolerance. Again, freedom of speech and religious tolerance. He is also going to influence the revolutionary with his writings. So what he's going to criticize, you can just think of it, and then you can think and write also. Monarchy is going to criticize, aristocracy is going to criticize, religious institutions also is going to criticize, but with reasons. And that is why he is asking the people कि आप question कीजिए existing social and political order को। तो ये भी रिवोल्यूशनरी डिस्कोर्स को शेप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। नाउ अनदर पर्सन इज डेनिस दिद्रॉ। ही इज एडिटर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। नाम ही देख लीजिए, कुछ ऐसा नहीं होगा जो इंसाइक्लोपीडिया में नहीं होगा। सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज गोइंग टू डिसेमिनेट इनलाइटनमेंट आइडियाज, जिन आइडियाज की वजह से आप अपने अंदर एक जागृति पाते हो, उन आइडियाज को वो प्रमोट करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव कंपाइलेशन है, पर है किस चीज की? साइंस, आर्ट्स, फिलोसफी, सोशल इश्यूज, यानी हर चीज के बेस में यही है। इफ ए कंट्री इज एट वॉर, at the base of it is philosophy and
society. So intellectual ideas spread होंगे and it is going to help in spreading of revolutionary thought. So the four people that I have spoken about, Voltaire, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, and even Montesquieu, they are the torch bearers. When it comes to understanding all these three phases, then it is very important to see कि एक chain reaction है और आप जब इसको quickly points बनाते हैं और फिर आप आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, I am sure definitely you are going to get something which you have never ever got in your writing. Beyond that, we are always ready to support you. So the writings of the philosophers had tremendous influence on the minds of the people and creating a revolutionary awakening in their minds and form the intellectual creed, जिसकी चर्चा हमने अभी की, लेकिन एक कमेंट करने को बोल रहा है. Comment. What mattered in 1789 and what made men revolutionary almost in spite of themselves was the whole revolutionary situation. And in producing that situation, the works of philosophers played no very important role. उसी दिशा में बात हो रही है फिर से. French political writers were influenced by Locke, we can read about him, and also by the curious contrast they perceived between the government of his and their own. तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, then you see how England was politically more advanced. If monarchical misrule ignited the French Revolution, lofty ideas both inspired and sustained it. तो क्या है lofty ideas? Liberty, equality, fraternity, ये lofty है. Justice for all. So in this direction, when we think, then we are able to understand, we are going to raise our level, and this is only what is required for the writing in the mains examination. The writings of the philosophers had tremendous influence on the minds of the people and created a revolutionary awakening in the minds and which formed the intellectual creed. Again, same thing. Question आप समझेंगे जब आप हमारे जो लेक्चर्स हैं उनको अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा. No event as encompassing as French Revolution occurs in an intellectual vacuum. यानी कि intellectual अगर vacuum होता तो इतना important event जो French Revolution का वो होता ही नहीं. अगला क्वेश्चन कहता है कि जो कनेक्शन है बिटवीन द फिलोसफर्स आइडियाज एंड द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज समवट रिमोट एंड इनडायरेक्ट. तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए कि क्यों जो राइटर्स हैं फिलोसफर्स हैं उनका टाइम पीरियड और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड में क्या फर्क है. अगला क्वेश्चन बोलता है कि इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज नॉट कॉज्ड बाय फ्रेंच फिलोसफर्स बट बाय द कंडीशंस ऑफ नेशनल लाइफ. यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रेंच फिलोसफर्स की वजह से नहीं हुई, जो कंडीशंस लोगों की हो गई थी और जो सरकार की गलतियां थी. अगेन अगला क्वेश्चन भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है कि फ्रेंच फिलोसफर्स एंड थिंकर्स मे हैव लेड द फाउंडेशन. ओके, मे जरूरी नहीं है, बट इट वाज प्रेसिपिटेटेड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक रीजंस. वो कहना चाहता है कि कैसे जो सोशल और इकोनॉमिक रीजंस थे उनकी वजह से प्रेसिपिटेट हुई. तो उस गागर में सागर भरना है आपको, बाद की खाल से समझकर आइडिया को पुटअप करना है. सो विद दिस आइडिया एंड थॉट I believe you will keep on taking interest in your journey, however time it takes, and get success. See you in the next lecture. Thank you very much.